नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। बच्चों, आपको आज पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के गुण। ये चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। संक्रमण तत्वों के गुण क्या होते हैं, संक्रमण तत्व क्या होते हैं आप जान चुके हैं, और उन संक्रमण तत्वों के गुण क्या होंगे, और गुणों के बारे में एक ही बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गुणों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे और इनसे रिलेटेड हर एक तरह के क्वेश्चन। जैसे यहाँ पर देखिएगा, हम आज जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या होता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं क्या होती हैं। हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड जो होते हैं रंगीन क्यों होते हैं, और ये डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, रंगीन कंपाउंड क्यों बनाते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक को पढ़ने वाले हैं आज, और पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन यानी कि संकुल का निर्माण, यानी कि उपसंयोजी यौगिकों के निर्माण को जानने वाले हैं पैरामैग्नेटिक यानी कि अनुचुंबकीय गुण ये क्यों दर्शाते हैं। ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पिछले 3, 4, 5 साल के क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट होकर आएगा। मैं ये बताने वाला हूं और कुछ और भी चीजें बताने वाला हूं, जैसे अंतराकाशीय यौगिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं आवर्त सारणी जब देखते हैं तो ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है डी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक तत्व। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप ये भी जानते हो कि यहां से यहां तक के तत्व जो होते हैं इसको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। इनको हम कहते हैं संक्रमण तत्व। तो कहां से, ये ग्रुप नंबर है आप जानते हो, यहां से 3 से लेकर के यहां तक 12 तक का, और इनके बारे में बात करेंगे। इनके गुण कौन कौन से हैं इनको जाने, और बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको छोड़िएगा नहीं और इनको समझिएगा। देखो बेटा, मैं हल्का हल्का इसलिए बात करता हूँ, हल्का हल्का इसलिए पढ़ाता हूँ कि आपके दिमाग में जाए और एग्जाम को भी क्रॉस कर सकें और अपनी ज़िंदगी में इसको हमेशा के लिए याद कर सकें। ठीक है, तो आप आराम से समझिएगा, आराम से समझाऊंगा एक एक चीज़ों को। तो चलिए देखते हैं। संक्रमण तत्व हमने यहाँ पर रख दिया है, आपको मैंने बताया था यहाँ से यहाँ तक की ग्रुप को, तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 यहाँ से आएगा आपका 3, ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये है ग्रुप नंबर, ये जो है 12 है। और आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा 3 से लेकर के 12 तक के डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन 3 से तक की 11 तक के संक्रमण तत्व कहते हैं। संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं, इनकी पूरी जानकारी इससे पहले वाले लेक्चर में आपको करा चुका हूं। अब बात करते हैं संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण क्या होते हैं। संक्रमण तत्व के गुण क्या होंगे, सबके सब ठोस है, सॉलिड होते हैं। ये सबके सब ठोस है, याद रखना, ठोस अवस्था में ही मिलती है। सबके सब धातु है, याद रखना, सबके सब धातु हैं, लेकिन ये मिलते हैं, इनमें से सबके सब ठोस होंगे, बस एक को छोड़ दिया जाए, पारा को। पारा, मरकरी, ये जो मरकरी है यही लिक्विड होता है, बस यही लिक्विड है, बाकी सब सॉलिड है, सब सॉलिड है। तो अब बात करें, इनके बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे आयन रंगीन होते हैं। कौन कौन से आयन रंगीन होते हैं इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कैसे होंगे, रंगीन होंगे, जैसे आप यहां पर देख रहे हो, येलो कलर का Fe3+ मिलेगा, येलो या रेड, येलोइश रेड करके देगा। कोबाल्ट जो है पिंक कलर का आएगा, कोबाल्ट का 2+ आयन, निकल का 2+ आयन हरा रंग का आएगा, कॉपर का 2+ आयन नीले रंग का आएगा। यानी कॉपर का मैं एक विलयन लूं, कॉपर का कोई कंपाउंड लेता हूं CuSO4, यह रंगीन होगा, नीले रंग का होगा। या मैं कॉपर क्लोराइड का ले लूं, यानी कि Cu2+ का जो भी कंपाउंड होगा उसका विलयन जो है वो नीले रंग का होगा। यहां पर ऐसा क्यों होगा इसके बारे में भी बात करेंगे, और यही एग्जाम में प्रश्न आता है कि नीला रंग ये रंग क्यों प्रदर्शित करती है, और कौन रंगीन है कौन रंगहीन है, इसके बारे में बात करेंगे। अगला है इसके आयन जो है और यौगिक जो है अनुचुंबकीय होते हैं। तो ये रंग दिख रहा है, ये सभी अनुचुंबकीय हो गया, यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होने की क्षमता होती, चुंबक में चिपकने की आवश्यकता कि इसमें गुण होते हैं। ये अगला गुण होता है हमारा मिश्र धातु बनाना, यानी संक्रमण तत्व या डी ब्लॉक एलिमेंट्स मिश्र धातु बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, कारण बताएंगे आपको और समझाएंगे कौन कौन से मिश्र धातु हैं जिनको आपको याद रखना होगा। साथ में याद रखना इसके अंतराकाशीय यौगिक बनाने की क्षमता है। अंतराकाशीय यौगिक क्या है, और इसको इंटरस्टाशियल कंपाउंड भी कहते हैं, क्या है, क्यों बनाता है, कैसे बनता है, इसके बारे में बात करेंगे, कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। संकुल
या जटिल लवण बनाते हैं। तो ये कुछ लिस्ट है जो क्या है, संक्रमित धातुओं के गुणों के दर्शाता है। ये जटिल बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। साथ में हम देखें उत्प्रेरकी गुण, यानी ये उत्प्रेरक की भांति भी व्यवहार करता है। और एक है सबसे महत्वपूर्ण है परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती। मैं आपको यहाँ पर इन सारे गुणों को स्पेशली सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और एक एक बात याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ गया संक्रमण तत्व के कौन कौन से गुण हैं तो क्या लिखेंगे? ये सभी ठोस होते हैं, ये सभी धातु हैं, ठोस में पारा को छोड़ करके सभी ठोस हैं, पारा द्रव होता है। ये रंगीन आयन बनाते हैं, रंगीन कंपाउंड बनाते हैं, ये अनुचुंबकी होते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, संकुल या जटिल का निर्माण करते हैं, उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करता है और परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है। ये लाइनें आपको ऐसे ही कंठस्थ हो जाता है। तो इनके डिटेल करते हैं, चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है वो है ऑक्सीकरण संख्या, जो लास्ट में लिखा था वहां पे। तो ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित कैसे करती है? इनकी ऑक्सीकरण संख्या सिंगल एक ऑक्सीडेशन नंबर प्रदर्शित नहीं करती है, ये परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं प्रदर्शित करती हैं। परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या को कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर या वेरिएबल वैलेंसी कह सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी ये कैसा प्रदर्शित करता है? इसकी ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती होता है। परिवर्ती का मतलब क्या होता है? इसकी ऑक्सीकरण संख्याएं दो या दो से अधिक प्रकार का होता है। यानी आयरन जो है +2 ऑक्सीकरण संख्या भी प्रदर्शित करता है और उसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 भी होता है। कोबाल्ट का भी वैसा ही है। तो ये मैं बोलूंगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर कैसा होगा? परिवर्ती होता है। तो किस तरह से होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। ऐसा NS और D उपकोषों में कम ऊर्जा अंतर के कारण होता है। मैंगनीज से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दिखाता है। पहली बात याद रखिएगा, इनका मान +2 से लेकर के +8 तक भी हो सकता है। यानी कुछ एलिमेंट्स का +2 होगा और उसी का +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, इस तरह से। और आपको एक बात याद रखना होगा, यहाँ पर क्या बोला? यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर बोला इनकी ऑक्सीडेशन नंबर परिवर्ती होती है। तो देखिए यहाँ पर ये सारे एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है या संक्रमण तत्व है। जैसे मैं Cu की बात करूँगा तो Cu की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? Cu की ऑक्सीकरण संख्या +1 भी होता है, Cu की ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है। जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर बेटा ओनली +2 होगा, लेकिन निकल की ऑक्सीडेशन नंबर +2, +3, +4 भी हो सकता है। यहाँ पर आयरन का +2 +3 दोनों होता है, ये +2 भी होगा, +3 होगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल तो मैं डिटेल में लिखने वाला हूँ, तो भी हड़बड़ाइए मत। एक बात याद रखना, जिंक तथा कैडमियम की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, वो कितना है? +2। तो ये कैडमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 दिखेगा, लेकिन मरकरी की ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +2 दोनों दिखाई देता है। क्यों होगा, कैसे होगा, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे बच्चों, है ना? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। तो हमने कहा ये बातें हो गई। अब एक ज़रूरी बात याद रखना, इस ग्रुप में ये जो स्कैंडियम है, ये ग्रुप ये कहलाता है 3D श्रेणी, ये कहलाता है 4D श्रेणी, ये कहलाता है 5D श्रेणी, ये कहलाता है 6D श्रेणी। तो ये 3D श्रेणी का ये जो स्कैंडियम और ये जो जिंक है, उसकी ऑक्सीडेशन फिक्स रहेगा, निश्चित रहेगा। जैसे इसका स्कैंडियम का कितना होता है? स्कैंडियम का होता है +3, तो इसका +3 फिक्स है और जिंक का +2 फिक्स है। लेकिन ये सब बीच वाले एलिमेंट्स है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 या 2 से अधिक भी होता है। तो मैं कुछ एक लिस्ट बताऊंगा और उनको समझेंगे। जैसे देखिए, स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखा है? Sc का +3, जिंक का +2, लेकिन आप बीच में और भी एलिमेंट्स का देख रहे हैं। टाइटेनियम का +2, +3, +4 सभी दिखाई दे रही है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, वो रेयर है, कभी कभार देखने को मिलेगा ये सब, लेकिन मुख्य तौर पे ये +3 और +4 होगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देखते हैं वेनेडियम का क्या दिखाई दे रही है? +2, +3, +4, +5। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर हम इनको याद रख पाएंगे? नहीं, आप भूल जाएंगे, मैं सच है ये भूल जाएंगे। लेकिन आपको याद रखने का तरीका है कि कुछ बातों को ध्यान रखें। स्कैंडियम और जिंक के ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है, और आपको यहां पर बताया इस ग्रुप में जैसे जिंक है, कैडमियम, मरकरी है, ये इनकी ऑक्सीडेशन नंबर भी लगभग फिक्स है, +2 ही है। ये मरकरी थोड़ा सा +1, +2 दर्शाता है, कारण भी है इसके पीछे। अब यहां इन चीजों को याद रखें। फिर और क्या याद रखना है? आप याद रखेंगे यहां पर इसको भी,
Mn मैंगनीज सबसे ज़्यादा ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, +2, +3, +4, +5, +6, +7। एक बार प्रश्न आ सकता है कि इनमें से 3D श्रेणी या प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों में सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने वाले तत्वों का नाम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे? मैंगनीज लिखेंगे। ऐसे ही कुछ बातों को याद रखना है। अब सवाल ये आता है कि सर ये ऑक्सीकरण संख्या 2 या 2 से अधिक प्रकार का अर्थात परिवर्ती ऑक्सीडेशन नंबर क्यों प्रदर्शित करता है? तो इसके पीछे जो कारण है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संक्रमण तत्व परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याएं क्यों प्रदर्शित करता है? आपको क्या लिखना है ये पूरा बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। संक्रमण तत्वों में एक बात महत्वपूर्ण है, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो यह बात समझ में आता है, ये मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो किसी एक एलिमेंट का, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आयरन का निकाल के दिखाता हूं। आयरन परमाणु क्रमांक 26, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। अब आप जानते हो कि यहां पर 4s में पहले इलेक्ट्रॉन भर रहा है, भरने को तो, लेकिन इसके बाद वाला ऊर्जा स्तर का है। 2 इलेक्ट्रॉन है, d में भी 6 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। यहां पर आप देख रहे हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन 1, 2 है और ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। ठीक है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है। आप इतना जानिएगा, इन दोनों के बीच जो ऊर्जा का अंतर है बहुत कम है। अगर मैं इसको व्यवस्थित रूप से लिख दूं तो मैं क्या लिखूंगा? 3d6 पहले लिखूंगा और 4s को बाद में लिखूंगा। और चूंकि इसकी एनर्जी इससे 3d से कम है, तो इसका मतलब सीधी सी बात है लगभग एनर्जी लगभग दोनों का बराबर है। तो 3d वाले कक्षक और इसकी कक्षक की एनर्जी लगभग बराबर होती है। एनर्जी कैसे होती है? लगभग बराबर होती है। इस कारण से 4s से इलेक्ट्रॉन तो निकलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा। तो आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया? +2 होगा। लेकिन आप यहां पर और एक चीज देख रहे हो कि अगर इसको, यानी d में 6 है, उसकी जगह 5 हो जाए तो ये अर्धपूरित रूप से हाफ फिल्ड भरा रहेगा, अर्धपूर्ण भरा रहेगा, d5। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो देखो 2 और 1 निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यानी कि ये +3 भी ऑक्सीडेशन नंबर दर्शा सकता है। तो कौन कौन सा स्थायी हो गया? d5 अधिक स्थायी होता है d6 से, तो वो स्थायी बनाने के लिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन d से भी निकल जाए, और इस तरह से ये d5 हो गया। s का इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी बाहर का कोश का इलेक्ट्रॉन है s, तो वो तो निकलता ही है। तो आप इतना याद रखना, s कक्षक से इलेक्ट्रॉन, चूंकि s कक्षक हमेशा ऊर्जा स्तर में सबसे लास्ट, अगर s में इलेक्ट्रॉन भरा है मतलब सबसे आखिरी ऊर्जा स्तर का है, तो उससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल सकता है और वो +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है। अगर 1 इलेक्ट्रॉन भरा होगा तो 1 +1 है, और 2 भरा होगा तो +2 दर्शाता है। तो इस कारण से यहाँ पर ये 2 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर हमको दिखा रहा है। अब बात करें, यही बात हमने यहां पर लिखा है, संक्रमण तत्वों के उपांतिम, ये आंसर है आपका, संक्रमण तत्वों के उपांतिम डी कक्षक, उपांतिम डी कक्षक कहेंगे या कहेंगे n-1 डी कक्षक। क्यों? क्योंकि n मतलब लास्ट ऊर्जा स्तर यानी 4, देखो, और ये 3d मतलब ये n हो गया 4, तो ये 3 मतलब कितना हो गया? 4-1, 4 यानी कि अगर ये n है तो ये n-1 हुआ, यानी कि उसके उपांतिम डी कक्षक। उपांतिम डी मतलब अंतिम ऊर्जा स्तर का डी नहीं है, उससे पहले ऊर्जा स्तर का डी है, तो इसको उपांतिम डी कहते हैं। तो चलिए हम बात कर रहे हैं संक्रमण तत्वों के उपांतिम डी कक्षक और s कक्षक, यानी कि ये 3d और 4s की जो ऊर्जा है उसमें बहुत कम अंतर होने की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन अगर जिस टाइम निकल रहा होता है उस टाइम पे d3d का भी इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो सकता है, रिमूव हो सकता है। यही कारण है कि दोनों की ऊर्जा लगभग समान होती है, अतः दोनों इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन की भांति काम करते हैं, यानी दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल का काम करते हैं, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं। इस तरह से ये क्या करता है,
4s की वजह से +2 ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाएगा, लेकिन d में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अन्य प्रकार की ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है। तो दोनों मिला जुला ऑक्सीडेशन नंबर दर्शाता है, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन संख्या केवल एक ही प्रकार का नहीं होता है, केवल +2 प्रकार का नहीं होता है, ये +3 भी हो सकता है, +4 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है। ये एक छोटी सी जानकारी है। तो यही बात यहां पर हमने देखा। अब यहां पर बात करते हैं कि क्या लिखें, और छोटी सी एक लाइन लिखेंगे, अंतिम 4s-NS का इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकते हैं, जिसकी वजह से +2 ऑक्सीडेशन दर्शाता है, और अर्धपूरित D कक्षक यानी कि D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, इस कारण से भी वह संयोजकता प्रदर्शित करती है, इस कारण से इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस परिवर्ती होता है। तो क्या क्या बताया मैंने? पहला बताया कि 4s और 3d यानी कि NS अंतिम S कक्षक, अंतिम कोश का S कक्षक और उप अंतिम D कक्षक के ऊर्जा में लगभग समानता होती है। क्या बोला मैंने आपको? अंतिम ऊर्जा स्तर के S कक्षक और उप अंतिम ऊर्जा स्तर के D कक्षक के ऊर्जा में काफी कम अंतर होता है, अतः दोनों के इलेक्ट्रॉन जो है दोनों की ऊर्जा में कम अंतर बहुत कम होता है, अतः दोनों कक्षकों के इलेक्ट्रॉन आसानी से मुक्त हो सकते हैं। S कक्षा का इलेक्ट्रॉन आसानी से इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है क्योंकि अंतिम का है, लेकिन उसकी एनर्जी जो कि बराबर होती है लगभग D का भी उसी के बराबर। तो जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है D कक्षक में वो भी संयोजकता प्रदर्शित करती है, इसलिए इसकी संयोजकता परिवर्ती होती है। चलिए साहब, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब कौन कौन सा एलिमेंट है जिसकी संयोजकता परिवर्ती होती है, मैंने तो लिस्ट बता दी है बेटा आपको, ये वाला आप इसको देख लीजिएगा। अब अगला गुण की तरफ आते हैं हम लोग, रंग। संक्रमण तत्व रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व के आयन रंगीन होते हैं, संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं। सवाल होगा कि क्यों होगा, तो सवाल होगा कि कब होगा। पहले कब होगा उसको जान लेते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि CuSO4 का घोल नीला क्यों होता है? इसका राज छिपा है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन ऊर्जा सोखकर जंप मारता है और हमें खूबसूरत रंग दिखता है। इसका सीधा सा जवाब यह है कि संक्रमण तत्वों के यौगिकों के जलीय विलयन रंगीन होते हैं। कारण है कि उसके उपांतिम D कक्षक यानी N-1 D कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने की वजह से होता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होगा वो रंगीन होगा। अब यहां पर मैं आपको बात कर रहा था, ये आयरन के बारे में बात किया, तो यहां पर देखो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4। अयुग्मित मतलब अनपेयर, जो पेयर में है, 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ है तो पेयर है, ये देखो पेयर है। तो यही चेक करना है कि अयुग्मित है कि नहीं। तो Fe2+ में भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा और Fe3+ दोनों में होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो दोनों के दोनों रंगीन होंगे। कुछ एग्जाम्पल करेंगे हम, अभी बात करेंगे। तो इस तरह से ये रंगीन होते हैं अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो। अब यहाँ पर कुछ रंगों के साथ हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम 3+ है, कुछ जामुनी कलर है, Mn है, बैंगनी कलर है, इस तरह से Fe3+ है, पीला कलर है, CO2+ है, ये कौन सा पिंक कलर है, Ni2+ है, वो हरे रंग का है, Cu2+ है, वो नीले रंग का है। अब यहाँ पर हम कुछ और काम करने वाले हैं, उसको आपको समझाते हैं। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए एक एग्जाम्पल पे बात करते हैं। Cu का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा? 29। तो इलेक्ट्रॉनिक क्या विन्यास क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 होता है। आप जानते हो कि 3d9 नहीं हो सकता है हुंड के नियम अनुसार, अतः एक इलेक्ट्रॉन इसमें जम कर जाता है। ये तो इसका क्रम देखिए, इलेक्ट्रॉन कभी भी निकलेगा ना बेटा तो 4s से निकलेगा। तब देखो अब Cu+ के बारे में बात करते हैं। Cu+ का इतना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो सबका होगा। ये ऑर्गन परमाणु क्रमांक 18 ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना हो गया। मैं इसको लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा? 3d10 और 4s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है इसका। तब इस जगह पे देखो Cu+ हुआ, प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो अंतिम से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दीजिए, तो यहां पर 4s0 हो गया। अब D ऑर्बिटल को ओपन करके देखिए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है। D में 5 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है 5 कक्षक में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें एक बात बताइए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को बेटा हम लोग स्मॉल n से दर्शाते हैं। कितनी है? 0 है।
जीरो है मतलब ये रंगहीन है। ये कैसा है? ये रंगहीन है, रंग नहीं होगा, कलरलेस होगा, ये रंगहीन है, कोई कलर नहीं होगा। तो Cu प्लस वाला जो भी कंपाउंड होगा वो रंगहीन होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ? Cu2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ Ar, परमाणु क्रमांक 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना, मैंने Ar लिख दिया है। 3D ना देखो कितना है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, यानी कि या बाहर का 1 इलेक्ट्रॉन और D से 1 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हुआ? 1 और 1 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो D9 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 3D9 और हो गया 4s0। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहाँ पर देखिए 9 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, तो यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हुआ? 1, यानी कि ये रंगीन होगा। और रंग उसका क्या है? आप देख रहे हो नीला रंग का है। तो Cu2 प्लस रंगीन है, लेकिन Cu1 प्लस रंगहीन होता है। प्रश्न आएगा एग्जाम में कि कौन रंगीन है, कौन सा रंगहीन है, ये वाला क्वेश्चन आएगा, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आना चाहिए। मैंने पिछले क्लास जब पढ़ाते समय मैं आपको बोला था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने वाला मैं आपको लिंक दे दूंगा, मैंने आपको लिंक दे दिया है, और इसमें भी आप वो लिंक डाल दिया जाएगा, तो जिनको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने नहीं आता उनको वो सीखने का मौका मिल जाएगा 0 लेवल क्लास से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल आता है कि ये तो हो गया कौन रंगीन है पता लगाने का तरीका क्या होगा? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं वो चेक करना, पता चल जाएगा रंगीन है कि रंगीन है। अब सवाल आता है कि भाई क्यों, कारण क्या है ये रंगहीन होना और रंगीन होने का कारण क्या है? तो इसके कारण को आप इस वीडियो से एक बार देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहां पर इसका कारण मैं बताता हूं। कारण है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन dd संक्रमण करते हैं। अब ये dd संक्रमण क्या है इसको जरा समझेंगे। d कक्षक के बारे में आपको पता है। d कक्षक, d सबशेल में 5 कक्षक होते हैं। ये लीजिए इलेक्ट्रॉन जितना भी रहेगा। अब ये जो d कक्षक है इसमें विपाटन होगा, यानी 2 भाग में टूटेगा। इसका पहला 3 जो कक्षक है T2G कहलाता है, ये T2G है, और इसका अगला 2 कक्षक जो है EG कहलाता है। तो देखिए अब क्या होगा, मान लेते हैं इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, डी में मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है विपाटन के बाद ये 2 भाग में बढ़ चुका है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। जब इसको प्रकाश मिलती है, लाइट मिलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर के अगले ऊर्जा स्तर में चले जाता है, यहाँ पे चला जाता है, अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में चला जाता है। इसको कहते हैं EG। डी का 2 भाग T2G, EG 2 भाग में, पहला 3 और फिर दूसरा 2। फिर ये वापस जब आता है फिर वापस अपनी जगह पे गिरेगा। जैसे ही अपने जगह पे वापस गिरती है वापस, वैसे ही एक प्रकार से वो प्रकाश उत्पन्न करती है। यही रंग के रूप में, रंगीन प्रकाश के रूप में दिखाई देता है, रंगीन दिखाई देता है। यही है DD संक्रमण कहलाता है, DD ट्रांजिशन कहलाता है। और इस घटना को जिस तरह टूटने को विपाटन कहते हैं, स्प्लिटिंग कहते हैं। तो ये विपाटन होने बाद ये बना। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन DD संक्रमण होने के कारण इलेक्ट्रॉन प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण कर उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, तथा वह अपनी सामान्य स्थिति में आने पर विशिष्ट रंग के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। इस कारण से रंगीन दिखाई देते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहां पर एकदम स्पष्ट रूप में लिख दिया है आपके लिए, बहुत सरलता से। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन सा चीज़ है देखिए, हमने अभी बताया, जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट का किस कौन सा कलर में है, आयरन 2 सल्फेट। आयरन 2 मतलब ये देखो, इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर्मूला होगा K2Cr2O7। आयरन 2 मतलब Fe2+, तो आयरन FeSO4। कोबाल्ट 2+ मतलब यहाँ पर Cu के 2 ऑक्सीडेशन नंबर, COCl2। ये हो गया कॉपर 2 सल्फेट यानी कि CuSO4।
और ये हो गया निकल 2 सल्फेट यानी कि NiSO4। ये सारे कंपाउंड रंगीन होंगे। कौन कौन सा कलर है आपके सामने कलर स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहा है, इसको आप एक बार देख सकते हैं। हाँ जी, अब चलें, वही है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये रंग दिखाया था, कलर दिखाया था, आप इसको देख लें कौन कौन से कलर में। हाँ, ये बात नहीं सोचना है कि इसका सल्फेट हो, जैसे टाइटेनियम 3+ है तो TiCl3 भी हो सकता है, Ti2SO4 थ्राइस भी हो सकता है, या TiNO3 थ्राइस भी हो सकता है। तो कोई बहुत सारे कंपाउंड हो सकते हैं जो काउंटर आयन है, नेगेटिव काउंटर आयन है, उसके साथ लगाएंगे तो बहुत सारे कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो बस याद रखना कि इस धातु पर कौन सा चार्ज है, कौन सा आयन है, तो आयन के हिसाब से हम रंग को निर्धारित करते हैं। चलिए साहब, ये कुछ एग्जाम्पल्स भी दिया गया है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है Cu+, Zn2+, ये रंगहीन है क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 है। स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+, ये इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 क्या बोलते हैं, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो वो रंगहीन होगा। Fe3+ में उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है और ये रंग गहरा बैंगनी कलर है, पर्पल कलर है। तो ये कुछ सभी प्लस में है। इसका PDF आप प्राप्त कर लेंगे और डिटेल कर लेंगे। तो ये हुआ। अब चलते हैं बेटा आगे। अगला गुण है हमारा चुंबकीय गुण। अधिकांश संक्रमण तत्व अनुचुंबकीय होते हैं, यानी चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। पैरामैग्नेटिक यानी अनुचुंबक, यानी चुंबक की तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। अब सवाल आता है कि कब यह अनुचुंबकीय होगा? तो ये अनुचुंबकीय होगा जब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इनके आयनों के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अब डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर क्या होगा? चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, अनुचुंबकीय होगा। लेकिन अगर कहीं पर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि सारे युग्मित है, तो वो प्रतिचुंबकीय होगा, डायमैग्नेटिक होगा। तो यहां पर हम बात करेंगे चुंबकीय आघूर्ण की। कैसे ज्ञात करेंगे? तो चुंबकीय आघूर्ण के दर्शाया जाता है म्यू से, और इसके लिए फॉर्मूला होगा √n+2 बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई है, बोर मैग्नेटॉन इसकी इकाई है, यूनिट है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पे काम करते हैं। चलिए, अनुचुंबकीय के प्रतिचुंबकीय है एग्जाम्पल। मैंने अभी कॉपर का एग्जाम्पल लेके बताया था, तो उसी को लेके चलता हूं। Cu+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा क्या निकलता है? अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं बेटा, Ar, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकला? 3D10 और 4s0। तो D में देखो, D में 5 कक्षक, इलेक्ट्रॉन 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी बताया था n क्या चीज़ है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पर ये 0 है। 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रतिचुंबकीय है। क्यों? क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय है। प्रतिचुंबकीय है। और अगर क्या बोलते हैं, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात किया जाए, मैग्नेटिक मोमेंट ज्ञात किया जाए, तो क्या होगा? √n की वैल्यू 0, n की वैल्यू 0 + 2, तो क्या हो गया? 0 + 2 यानी 2, 2 × 0 यानी कि 0, तो यहाँ पर हो गया 0 बोर मैग्नेटॉन, इसकी वैल्यू हुई। यानी कि ये कैसा हुआ? प्रतिचुंबकीय हुआ, चुंबक की तरफ आकर्षित करने की बिल्कुल इसमें क्षमता नहीं है। लेकिन अगर मैं Cu2+ की बात करूं तो ज़रा देखें, Cu2+ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या निकलता है? परमाणु का, यानी 18 इलेक्ट्रॉनों के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन का। फिर आ रहा है 3D9 4s0। तो D पर देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हुए? 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहां पर है 1। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है, मतलब ये होगा अनुचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक। अनुचुंबकीय।
अनुचुंबकीय है, ये चुंबक की तरफ आकर्षित करने की क्षमता है Cu2+, जबकि Cu1+ वाला जो भी कंपाउंड होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा, ये अनुचुंबकीय होगा। अब यहां पर एक बात और है, हम म्यू पता लगा लेते हैं चुंबकीय आघूर्ण, तो √1 1+2 यानी कि कितना हो गया, √3 बोर मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू होगी, बोर मैग्नेट। तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं इस चीज को आप। हो गया। आप इसको लिख सकते हैं 1.73 बोर मैग्नेटॉन भी लिख सकते हैं कैलकुलेट करके इसकी वैल्यू को। चलिए, तो ये चुंबकीय गुणों के बारे में बात हुआ, तो कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय, क्या चुंबकीय। जितने में भी बोर मैग्नेट की वैल्यू 0 होगा वो प्रतिचुंबकीय है। बाकी यही बात है, जैसे स्कैंडियम 3+ है, इलेक्ट्रॉन निकल गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये प्रतिचुंबकीय होगा, इसका चुंबकीय आघूर्ण 0 होगा। तो ऐसे ही जितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही ज़्यादा वो अनुचुंबकीय होगा, चुंबक की तरफ आकर्षित होने की क्षमता उसकी उतनी ही अधिक होगी। अब सवाल आता है, अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला टॉपिक है कि एक उत्प्रेरकीय गुण प्रदर्शित करता है। कौन? संक्रमण तत्व एक उत्प्रेरक की भांति व्यवहार करता है। अब यहां पर उत्प्रेरक या कैटलिस्ट का मतलब क्या है? वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में, वे पदार्थ जिसकी उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में या उसकी स्पीड में वृद्धि हो जाती है। वे रासायनिक पदार्थ या वे पदार्थ जिसकी केवल उपस्थिति में, उसकी थोड़ी मात्रा में उपस्थिति में ही किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है, तो उस पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। संक्रमण तत्व अधिकांश ऐसे संक्रमण तत्व है जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, यानी उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। कौन कहां पर कौन सा कैटलिस्ट है ये बताने के लिए मैंने आपके पास यहां पर टेबल रखा है। जैसे निकल है, निकल जो रेने निकल कहलाता है, सूक्ष्म विभाजित यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल्स में, वो निकल जो है तेल का हाइड्रोजनीकरण करने में मदद करता है, उसकी अभिक्रिया की दर बढ़ा देती है। आयरन जो है, लोहा जो है, हैबर विधि की अभिक्रिया को बढ़ा देती है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है। तो अगर हम आयरन उसमें डाल के करें, उस अभिक्रिया के समय आयरन डाल दें, आयरन का ऑक्साइड डाल दें या आयरन लगा दें, तो उस अभिक्रिया की दर बहुत अधिक बढ़ जाता है। इसी तरह से अगर बहुत सारे एग्जाम्पल्स और आएंगे, तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स को आप याद भी रखना चाहो तो कर सकते हो, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसको याद रखना चाहो कर सकते हो। तो ये सारी जगहों पर उत्प्रेरक का काम करता है। जैसे टाइटेनियम क्लोराइड है, पॉलीथीन, टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये पॉलीथीन के निर्माण के समय उत्प्रेरक का काम करता है, जिसको जिगलर नाटा उत्प्रेरक कहते हैं। MnO2 पोटेशियम क्लोराइड के अपघटन, पोटेशियम क्लोराइड होता है KClO3, अगर आप MnO2 थोड़ा सा मिला देंगे तो KClO3 आसानी से टूटेगा और बहुत अधिक मतलब वो टूटने लगेगा, यानी KCl बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। तो KCl और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए इसका उपयोग हो जाता है तेजी से। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप पढ़ सकते हैं, ये आपको PDF में मिल जाएगा। वे पदार्थ जिसकी सूक्ष्म मात्रा की उपस्थिति में ही अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, उत्प्रेरक कहलाता है। अब उत्प्रेरक कैसे काम करता होगा? तो उत्प्रेरक काम कुछ इस तरह करता है। उत्प्रेरक जो होता है, कैटलिस्ट जो होता है, उसकी संयोजकता परिवर्ती संयोजकता होती है। तो क्या करता है, जो अभिकारक पदार्थ होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनको वो अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है उच्च ऑक्सीकरण संख्याओं के। अधिशोषित मतलब क्या हुआ? ठोस पदार्थ, ये कैटलिस्ट है, और इसके ऊपर R यानी कि रिएजेंट यानी कि जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेती है अभिकारक, वो उनकी सतह पर आ जाएगा, और इस तरह इसके नज़दीक आने पर इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी अभिकारकों की, और अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो आपस में एक दूसरे के नज़दीक आने से टकरावट भी बढ़ेगा और अभिक्रिया की दर स्पीड पकड़ लेता है। वही बात मैंने यहाँ पर थ्योरी में लिखा है। संक्रमण तत्व परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करती है, जिसके कारण ये इनके सतह पर अभिकारकों का अधिशोषण हो जाता है, यानी कोई सतह पर जो चिपक जाता है, जिससे उन पर सांद्रता में वृद्धि होती है, और सांद्रता में वृद्धि होने की वजह से अभिक्रिया की दर में वृद्धि हो जाती है। एक पॉइंट और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि उत्प्रेरक अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को बढ़ा देती है, घटा देती है। अभिकारकों की सक्रियण ऊर्जा को
घटा देती है, घटाती है, अतः अभिक्रिया दर में वृद्धि कर देती है। तो ये हुआ। अब और बातें करते हैं बेटा। संकुल निर्माण, संक्रमण तत्व संकुल का निर्माण करता है। संकुल वाला यौगिक क्या होता है भाई, जरा देखिएगा। आपने ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा होगा, K4FeCN6, इस तरह का कंपाउंड पढ़ा होगा। ऐसे ही आपने और भी देखा होगा, NH4 नहीं सॉरी NH3 4Cl2 ऐसा। तो बड़ा ब्रैकेट वाला जो कंपाउंड देखिए हो, उसमें ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट वाला भाग है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स या संकुल कहलाता है। इस संकुल में अगर मैं जिंक को आधार मानूं तो जिंक धातु है, Zn2+ है, उनके साथ अमोनिया NH3 है, NH3 पर इलेक्ट्रॉन युग्म होता है इस तरह से। इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को NH3, इन इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण उपसंयोजी बंध से आप केंद्रीय धातु, ये जो धातु परमाणु है या धातु आयन है, जोड़ने की क्षमता रखती है। इसे ही हम कहते हैं संकुल। यानी जो ये दिख रहा है ना बेटा, ये इसको हम कहते हैं लिगेंड। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सेंटर में, मैं आपको अलग कलर में लिख के दिखाता हूं। ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसको कहा जाता है केंद्रीय धातु परमाणु। तो क्या होता है संकुल के निर्माण में, तो ये संकुल का निर्माण करती है ऐसे कंपाउंड। तो जो संक्रमण तत्व होते हैं बहुत आसानी से संकुल का निर्माण करते हैं। संकुल में क्या होता है, केंद्रीय धातु परमाणु के साथ लिगेंड अपने उपसंयोजी बंध से जोड़ते हैं। इस तरह संकुल निर्माण होता है। इसी लाइन को मैं छोटा सा लाइन में लिखा हूं, इस समूह के सभी तत्व, यानी कि कौन से संक्रमण तत्वों के सभी तत्व आयन अवस्था में लिगेंड के साथ क्रिया कर संकुल यौगिक या उपसंयोजी यौगिक का निर्माण करती है। इस तरह के कंपाउंड का निर्माण करती है। ये चीज़ जो है बहुत डिटेल में अगर पढ़ने हैं तो आपको अगले वाला चैप्टर में मिलेगा और सचमुच में बहुत अच्छे समझ में आएगा। उस चैप्टर को बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है और पढ़ना भी चाहिए। तो वो मैं आपको आने वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो ये इतना ही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन एक प्रश्न है, उसका जवाब आपको देना होगा। संकुल का निर्माण क्यों करती है, संक्रमण तत्व संकुल निर्माण क्यों करती है, कारण बताना। तो कारण मैंने लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट रूप में। कारण है संक्रमण तत्वों के आयनों का आकार छोटा होता है। पहला कारण है संक्रमण तत्वों का आयन का आकार छोटा होता है, इस कारण से ऐसा करेगा। दूसरा कारण है कि संक्रमण तत्वों में रिक्त डी कक्षक उपस्थित होता है, यानी डी कक्षक, खाली डी कक्षक उपस्थित होने की वजह से ये लिगेंड से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर को रख सकता है, यानी उपसंयोजी बंध से जोड़ सकता है। तो दो रीजन, आकार छोटा होना, डी कक्षकों का आकार पी ब्लॉक तत्वों की तुलना में बड़ा होगा, एस ब्लॉक से छोटा होगा। लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो इसका आकार जितना बड़ा होना चाहिए उससे थोड़ा छोटा होता है। एस ब्लॉक तत्वों से ये छोटा होता है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता रख लेता है। और दूसरा, डी कक्षक खाली होता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन युग्मों को या इलेक्ट्रॉन जोड़ियों को अपने पास रखने की क्षमता रखता है। दो बातों को ध्यान रखना, आकार छोटा होना और डी कक्षकों की उपस्थिति का होना, ये दो कारण हैं जिसकी वजह से संक्रमण तत्व संकुल का निर्माण करती। यही प्रश्न आपके पास आता है। अब देखिए मिश्र धातु का निर्माण। संक्रमण धातुओं का परमाणु आकार लगभग बराबर होता है, जिसकी वजह से अलग अलग संक्रमण तत्व आपस में बराबर रूप से मिक्स हो जाते हैं और इस तरह से वो मिश्र धातु का निर्माण करते हैं, एलॉय बनाती हैं, मिश्रण का निर्माण करती हैं। तो यहां पर एक लाइन को याद रखिएगा, परमाणु आकार का लगभग समान होना, जिसकी वजह से ये आपस में आसानी से मिश्रित हो जाते हैं और मिश्र धातु का निर्माण करते हैं। तो क्यों करते हैं ये मिश्र धातु का निर्माण, ये बात है। मिश्र धातु क्या होते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं
के मिश्रण से बने हुए उस नए धातु को हम मिश्र धातु कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल पे लेता हूँ, पीतल, ब्रास जिसको कहते हो। ब्रास जो होता है पीतल होता है, पीतल में कॉपर जो 60% होता है और जिंक 40%। तो हम याद कर सकते हैं पीतल 60-40, हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। पीतल क्यूजन 60-40, क्यूजन, क्यू मतलब कॉपर, जना मतलब जिंक, तो क्यूजन 60-40 याद करने का तरीका। हम तो ऐसे ही याद करते थे, नहीं फिर हम उल्टा सीधा कर जाते थे। दूसरा एक कांसा जिसको ब्रांज कहा जाता है, ये ब्रास है, ये ब्रांज है। तो ब्रांज कांसा, फूल कांस के लोटे, फूल कांस के बर्तन आते हैं मार्केट में, वही कांसा है। तो कांसा कॉपर 75% और टीन SN 25%। ऐसे ही और भी है, जर्मन सिल्वर, क्यूजनी, कॉपर 55%, जिंक 25%, निकल 20%, स्टेनलेस स्टील आयरन 68%, क्रोमियम 12% और निकल 2% होता है। तो ये है, आप इसने को कम से कम इतना मिश्र धातु को याद रखिएगा। एक लास्ट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतराकाशी यौगिक का निर्माण। आज हम इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में सीखेंगे। संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल लैटिस में खाली जगह होती है, इन्हें इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं। छोटे अधातु परमाणु इनमें फिट हो जाते हैं। अंतराकाशी यौगिक क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं? तो सबसे पहली बात ये समझेंगे आप, इनके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर देखिए, ये वाली, फिर उसके बाद बात करते हैं। संक्रमण अंतराकाशी यौगिक, अंतराकाशी यौगिक का मतलब क्या हुआ, आप थोड़ा समझेंगे। इंटरस्टिशियल कंपाउंड अगर संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल की तरफ जाएं तो उनके परमाणु इतना बड़ा होता है कि उसमें छोटे परमाणु वाला आकार का जो अधातु तत्व हो वो स्थापित हो सकती है। तो मैं यहां पर आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा। संक्रमण तत्वों का मान लेते हैं, ये परमाणु में इस तरह से अरेंज है, इस तरह से अरेंज है। जब परमाणु इस तरह से अरेंज रहेंगी, यानी इस तरह से जमावट रहेगा, तो आप देखोगे इस तरह का जमावट हो सकता है या इस तरह का जमावट हो सकता है। उनके परमाणु इस तरह से, आप मान लो ना फुटबॉल रखे हो, बहुत सारे फुटबॉल रखे हो, इस तरह से जमे हुए हैं, जमावट देखो, इधर से भी देखो, इधर भी देखो, इधर से लाइन से बन रहा है, उसके नीचे ये बना, उसी के नीचे बना। यहाँ पर थोड़ा दूसरा करते हैं, उसके जो खांच बन रहे हैं उसे मिलाते हुए आ रहे हैं इस तरह से। ले, अब देखो यहां पे ये कुछ खाली स्थान है, इसी को कहा जाता अंतराकाशी स्थान। और आप ये जानते हो, ये जो स्थान है, या इसको भी यहाँ पर भी खाली स्थान है, इनको कह सकते हैं। तो ये जो स्थान है, ये अंतराकाशीय स्थान कहलाता है। परमाणु का आकार जितना बड़ा होगा वो स्थान और उतना बड़ा होगा। यानी कि आप छोटे छोटे कंचों को ले लो और रख दो, तो उसमें छोटा 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 खाली स्थान होगा। बड़े फुटबॉल को रख करके उसमें देखो तो और उसमें भी उसका जो खाली स्थान है और बड़ा होगा। फुटबॉल से बनाओगे तो और बड़ा होगा। तो ये स्थान बड़ा हो, इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कि दूसरे छोटे परमाणु आकार वाले जो अधातु तत्व हैं उनके परमाणु यहाँ पे स्थापित हो जाती है। हाइड्रोजन है, कार्बन है, बोरॉन है, इन जगहों पर आ सकते हैं इस तरह से अधातु तत्व, छोटा परमाणु इसमें आ सकता है। तो इस तरह से जब ये इनके आने से जो ये कंपाउंड बनेगा, इसको कहा जाता है अंतराकाशी यौगिक। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने लिख दिया है, संक्रमण श्रेणी के तत्वों में छोटे आधात्विक परमाणु जैसे हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन को अपने अंतराकाशीय स्थानों में स्थापित करने की, जैसे अगर ये आयरन का है, मान लो लोहा है, तो ये लोहे का परमाणु है, तो ये कार्बन के परमाणु इस जगह पे स्थापित हो गए। तो इस तरह से क्या बनता है, इस्पात बनता है। इस्पात स्टील जो होते हैं वो उसमें कार्बन का अंतराकाशी यौगिक होता है। तो यहीं पर लिखा गया है, छोटे आधात्विक परमाणु इसके अंतराकाशी स्थान में स्थापित हो जाते हैं, जिनको हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके आपके सामने ये पूरा डेफिनेशंस लिखे हैं, इनके परिभाषाएं लिखे हैं, इनके नोट्स लिखे हैं। इनमें आप थोड़ा सा अपनी खुद की मदद कर लो, थोड़ा सा पढ़ लो, थोड़ा सा याद कर लो, तो याद आप देखना कि आप ज़बरदस्त रिजल्ट लाने वाले हैं। चलो।
और बाकी करते हैं बातें। दो प्रकार के हो सकते हैं ये अंतराकाशीय यौगिक। पहला है रस समीकरण मिति और दूसरा होता है अरस समीकरण मिति। ये रस समीकरण मिति मतलब देखें इनमें तत्वों का अनुपात जो होता है सरल अनुपात में होता है। जैसे देखें निकिल में हाइड्रोजन अंतराकाशीय यौगिक के रूप में है, मतलब उसके अंतर निकिल धातु है उसमें हाइड्रोजन इतना समाहित है कि निकिल के परमाणुओं की तुलना में जस्ट दुगुना ही हाइड्रोजन है। तब इनमें क्या मिला आपको 1:2 या यहाँ पर देखो कोबाल्ट H2 यहाँ पर भी यही मिला 1:2 1:2 इस तरह से मिल रहे हैं। तो ये निश्चित अनुपात में हो, लेकिन कुछ और भी होते हैं जैसे यहाँ पर देखो टाइटेनियम और हाइड्रोजन के बीच में अनुपात टाइटेनियम जितना है जबकि हाइड्रोजन 1.72 अनुपात में है ना, मतलब सरलतम अनुपात नहीं है, वो फ्रैक्शनल अनुपात में है। तो इसको अरस समीकरण में भी अंतराकाशीय यौगिक कहते हैं। जितना ही है हमारे पास। और देखें अंतराकाशीय यौगिक बनाने का कारण क्या है ये भी तो जान लेते हैं। इसका कारण है संक्रमण तत्वों का परमाणु आकार बड़ा होता है जिसकी वजह से अंतराकाशीय स्थान बड़ा हो जाता है और उस जगह पे छोटे परमाणु आकार वाले अधातु के परमाणु स्थापित हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? संक्रमण धातुओं के परमाणु आकार इतने बड़े होते हैं, थोड़ा बड़ा होने की वजह से उसका अंतराकाशीय स्थान भी बड़ा होता है। इतना बड़ा होता है कि अधातु के जो छोटे परमाणु हैं वो उस जगह पे स्थापित हो जाते हैं। इस कारण से वो अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। कंप्लीट एकदम बढ़िया सा कर दिया। अब कुछ काम की बात, छोटा सा क्वेश्चन दो ठो अपन कर लेते हैं। तो देखें पहला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन से युग्म के दोनों तत्व सामान्यतः केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं? यानी एक ही प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। आपने पढ़ा था जो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था नहीं प्रदर्शित करती है। ए आएगा स्कैंडियम जिंक, दूसरा आएगा जिंक कॉपर, सी है कॉपर सिल्वर और डी है जिंक एयू। आपका क्या जवाब होगा? जिनकी ऑक्सीकरण संख्याएं परिवर्ती नहीं होती वो कौन सा है? आपने इसको पढ़ा है भैया, वो है स्कैंडियम और जिंक। दूसरा प्रश्न है हमारे पास, एक ऐसे तत्व को बताना, ऐसे आयन को बताना जिसके म्यू का वैल्यू √15 होगा। आपके पास ये चार ऑप्शन है, इन दोनों का है क्या, इन दोनों का क्या है, इन दोनों का है कि इन दोनों का है। तो √15 कब होगा ये आप सोचिए। जैसे मान लेते हैं हमने देखा एक होता था n की वैल्यू, म्यू का मान n+2 होता है। अब अगर n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 0 है तो म्यू का वैल्यू 0 आया था, आपको याद होगा पहला। दूसरा n की वैल्यू अगर 1 है तो म्यू का वैल्यू 1.75 आया था, ये भी आपको याद है, जिसको √3 भी कहते थे। अब वहाँ पर सवाल आता है कि अगर n की वैल्यू 3 है, तीसरा नंबर देखते हैं 3 है तो क्या आएगा। अपन मान रख लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमने कर चुके हैं ना, पूरा कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इसके नया कैलकुलेशन पे बात करते हैं। तो ये 3 + 2, अब बोलो क्या हुआ √3। अब यहाँ पर क्या होगा इनटू 3 और 2 5 आ तो गया। तो √ कितना 15 का मतलब है कि n की वैल्यू 3 होगा, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 होगा। चलिए मैं कोबाल्ट के बारे में बात करता हूँ। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है 27। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ 4s2 3d7 ये होगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से पहले निकलता है, इससे निकलता है। तो CO2+ का क्या होगा, इसका होगा 4s0 3d7 7 आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन भरो चलो, 1 2 3 4 और ये 5 6 7 3, n की वैल्यू 3 मिल गया यहाँ पर, तो ये राइट हो गया। कौन सा राइट हो गया Cu2+। और क्रोमियम का देख लेते हैं, क्रोमियम Cr3+ का क्या होगा। वैसे क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 3d5 4s1 यही होता है। लेकिन अब 3+ है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 0 3। इतना तो करने आना चाहिए बेटा। अब देखो यहाँ पर 5 कक्षक हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी n की वैल्यू 3 मिल रहा है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये वाला आपका राइट है। बाकी हम और देख लेते हैं किसकी कितनी, इन सब में चेक कर लेना कि इसका बोर मैग्नेट्रॉन वैल्यू कितना आता है।
ये चेक कर लेना। यहाँ पर कुछ होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, इनको बनाइए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इनको सॉल्व करिए। तो ये होता है हमारा। अब आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि बच्चों, आप किसी भी टॉपिक को जब पढ़ें तो बड़े ध्यान से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। आप अपनी पढ़ाई और अपने एजुकेशन के बेस पर पढ़ें, ना कि आप कोई मनोरंजन के लिए पढ़ें। मनोरंजन के लिए बेटा जो काम आप करेंगे ना, उसे मनोरंजन की तरह करिए तो आपको हमेशा आनंद आएगा और मज़ा आएगा। और अगर काम को काम की तरह करेंगे, पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करेंगे, यानी यार कर लेते हैं यार, नहीं तो फेल हो जाएंगे तो फिर मज़ा क्या आएगा लाइफ में, या तकलीफ़ होने लगी, ये सोच के करेंगे तो कभी ना आनंद आएगा ना सक्सेस आप हासिल कर पाएंगे। तो इनको आप बड़े मेहनत से अच्छे से बनाइए और अच्छे से सीखिए। इस क्लास को दोबारा करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ रियल में आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और एग्जाम में जब प्रश्न आएगा तो इनके एक एक चीज़ों का जवाब देंगे। मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया। हाँ, एक बात है, जिन बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता बनाने, उनको थोड़ा तकलीफ हुई होगी, तो मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वीडियो के लिए मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस लिंक को ज़रूर एक बार पूरा करें और प्रैक्टिस करें। तो बस इतना ही, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।